आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। पठानतीर, मेंढर, पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से राब्ता कायम हुआ है। इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। ये इलाके पुंछ स्टेशन मेंढर के दायरे इख्तियार में आता है। इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर के मकाम पर खून के निशान पाए गए हैं। फोर्सेस का मानना है कि इनकाउंटर के दौरान दहशतगर्दों को गोलियां लगी हैं। इधर कठुआ के बनी इलाके में भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है और दहशतगर्दों के साथ राब्ता हुआ है। इस इलाके में भी फायरिंग का तबादला हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिनों से जम्मू में दहशतगर्दी के खिलाफ ये बड़ा और चौथा ऑपरेशन जारी है। उधर बारामूला जिले के क्रेरी के चक तापर इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर में 3 दहशतगर्द हलाक किए गए थे। इस इनकाउंटर से मुतालिक एक ड्रोन फुटेज भी सामने आया है। कल के इनकाउंटर के ड्रामाई सीसीटीवी विजुअल में देखा जा सकता है कि किस तरह दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से अवंतीपुरा से तराल तक एक मेगा रोड शो का एहतमाम किया गया। इसकी क़यादत पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद कर रहे थे। इंजीनियर रशीद ने बताया कि जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और एक दूसरे को ताउन करेंगे। AIP और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया है। उन्होंने इसे खित्ते के वसीतर मफाद के लिए इत्तेहाद करार दिया। रशीद की पार्टी कुलगाम और पुलवामा में जमात के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी और इसी तरह जमात दीगर सीटों पर AIP की हिमायत करेगी। GN शाहीन और पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह रोड शो में मौजूद थे। तराल बस स्टैंड में हजारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए रशीद ने बताया कि कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान ने आज तक तबाही मचाई है और अब लोगों को इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करके इन ताकतों के खिलाफ जमहूरी तरीके से वोट देना चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को डरो मत और डराओ मत के एजेंडे पर अमल पैरा होना चाहिए। की सड़कों पर मेरा उनके लिए पैगाम यह है कि आप इंशाअल्लाह रहमान जिस मकसद के लिए मुझे वोट दे रहे हैं, कश्मीरी के दिलों की तर्जुमानी करने के लिए वोट दे रहे हैं, हम हक अदाई करेंगे और जीत सच्चाई की होगी। तो मुझे आपसे यही बात कहनी है कि जमात इस्लामी का कल बयान आया था कि हम इंजीनियर रशीद की मदद करेंगे उन हल्कों में जहाँ हमारे उम्मीदवार नहीं है। और आज सुबह हमारी उनकी क़यादत के साथ मीटिंग हुई श्रीनगर में। उसके बाद हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया। जहाँ जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं वहाँ हम उनकी मदद करेंगे और जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पर वो हमारी मदद करेंगे। ये खुलूस की बुनियाद पर इत्तेहाद है ताकि कश्मीर और कश्मीरी की बात की जा सके, जुल्म के खिलाफ सब यूनाइट हो सकें और बताया जाए कि हम इस्तेसाली सियासी कोटों को यहाँ राज नहीं करने देंगे और कश्मीरी की बात करेंगे। तराल के लोगों के लिए यही पैगाम है कि जवान एजुकेशन पर फोकस दें, सियासत की बातें बड़ों पर छोड़ दें, हम उनकी तर्जुमानी हर। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से आवाम की राय जाने। इंजीनियर रशीद ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो के दौरान इन बातों का इजहार किया। रशीद ने पुलवामा जिले में पार्टी के उम्मीदवारों के हक में रोड शो मुनक्किद किया। रोड मैप ये है कि कश्मीरियों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। सरहद के दोनों तरफ ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि भारत कहता है कि वो कश्मीर भी हमारा है, जबकि दूसरा फरीक कहता है कि नहीं सारा कश्मीर उनका है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों से आर पार पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी ने भी कहा कि POK के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि लोगों से ही पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो प्लेट में उनको देगा नहीं। और इसी तरह अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे नए कश्मीर में अब कश्मीर में अमन है, सारे लोग अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछा जाए। अगर उसके अलावा मोदी जी के पास कोई हल है तो वो हमसे बात करें, बताएं उनके पास अगर कोई बेहतर हाल है तो हम उस पर बात करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में धांधली के इल्जामात पर कहा कि यह पाकिस्तान था जिसने सैयद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द और सैयद अली गिलानी को अलहदगी पसंद बनाया और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म के इस इल्जाम पर कि अगर एनसी कांग्रेस हुकूमत बनती है तो अलहदगी पसंदी जिंदा होगी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी झूठे हैं। अगर वो दावा करते हैं कि सब ठीक है तो फिर दहशतगर्दों के हमले क्यों हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं। फारूक अब्दुल्ला गांदरबल के बाकुरा में मीडिया से बात कर रहे थे। हमारे सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे वो विजिट करेंगे। आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे निज़ाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया, ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से, ये बंदूक कहाँ से आ रही है, जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई, क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कई नए चेहरे सियासी मैदान में लाए थे लेकिन सब नाकाम साबित हुए हैं। उमर ने राजपुरा के कस्बा यार में अवामी जलसे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एनसी ने मुल्क के झंडे के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को एनसी पसंद नहीं है। उन्होंने पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीडीपी ने बीजेपी को रोकने के लिए लोगों से वोट हासिल करके इनके साथियों हुकूमत बनाई और खुसूसी पोजीशन को खत्म कराया। 2019 के बाद कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कई ऐसी नई पार्टियां बनी, लेकिन उनका हाल आपके सामने है। पिछले पार्लिमानी इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों के तरफ से उनकी जमानतें जब्त हुई। इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिश करेंगे क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं करते, लेकिन इंशाअल्लाह लोगों के तरफ से जो हमें प्यार और मोहब्बत का सबूत बार बार अपने जलसों में मिलता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बातें जो हैं वो सही साबित नहीं होंगी। उमर अब्दुल्ला ने आज यहाँ पर कस्बा यार पुलवामा में बड़ी अवामी रैली का खिताब करते हुए जो बीजेपी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद रहा है जम्मू कश्मीर में, उससे जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वही उन्होंने कहा कि जो एनसी है, एनसी ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, तब भी जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है वो हमेशा एनसी के मुखालिफ ही रहे हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18, कस्बा यार पुलवामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं और हर कोई एनसी को ही निशाना बना रहा है। उमर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने वादों को भूल जाएं, मगर इन्हें इतना तो हिसाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली हुकूमत होने के बावजूद उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों में क्या किया है। अच्छा रिस्पॉन्स है ना, अच्छा रिस्पॉन्स है, हर तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इंजीनियर रशीद कैंपेनिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है, वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। साथ में पीडीपी भी आपको निशाना बना रही है, आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो, मरकजी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। तो पीएम ने काफी सारी डेवलपमेंट का वादा किया था ना, पहले तो वादा तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब की साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के जरिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का जमीनी सतह पर क्या फायदा हुआ, जरा वज़ीर-ए-आज़म साहब वो गिने, उसके बाद हम बाकी बातें करें। बारामूला जिले के किरीरी के चक तापर इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर में 3 दहशतगर्द। इस इनकाउंटर से मुताबिक सामने आया है। कल के इनकाउंटर के ड्रामाई सीसीटीवी विजुअल में देखा जा सकता है कि किस तरह दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया।
टीवी स्क्रीन पर भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि वो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत की हामी है। कोलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। महबूबा मुफ्ती पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार के लिए मुहिम चला रही है। की बात है बीजेपी सरकार के लिए, जो बार बार ये जतलाती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं और 10 साल से उन्होंने यहाँ इलेक्शन नहीं किए हैं। आज लोग तंग आ गए, उनका दम घुटता है। वो चाहते हैं या कोई सरकार बने जो उनके जो मामलात हैं, जो मुश्किलात है, उनको दूर करे। मगर पीडीपी खाली नाली और गली बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी चाहती है मसले कश्मीर दब जाए, 370 दब जाए और सब इलेक्शन की बात करें। हम मसले कश्मीर के हल के हवाले से कल भी बजिद थे, आज भी बजिद है कि मसले कश्मीर हल करना। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। नेता होना चाहिए, नेता के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए और नेता काम करने वाला हो नेता, और क्या चाहिए। और पिछले 10 सालों की बात करें तो कैसा माहौल रहा, किस तरीके के विकास हुए, नहीं हुए? विकास तो हुए और जैसे ना हो बराबर है। और क्या बराबर कैसे? बराबर है। जो पहले सीवर बनाई 6 फुट की, अब बना दी 2-2 फुट की। पानी ना समा पे फिर क्या होगा उसका? नालियां बंद हो गई, पानी जाए कहाँ? और पानी की लाइन तो आधी डाली है, आधी डाली नहीं है। तो कौन सा काम बढ़िया हुआ, कौन सा ना होगा बताओ? बराबर हुआ ना? हुआ भी ना हुआ, और क्या करें। अब टिकट बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो क्या होता है वोटरों के मन में है तो जैसे। और क्या, दोनों ही अच्छे नेता हैं। विपिन गोयल भी अच्छे नेता है, लखन कुमार भी अच्छे नेता है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं काम करने में, हर तरह से आगे खड़े रहते हैं। लखन सिंह हर तरह से कोई दिक्कत परेशानी और कुछ भी अपने भाग के चले जाओ, तुरंत काम होता है। हर तरह से बढ़िया बनते हैं। और बाकी देखो क्या होता है जी। लेकिन वोट तो एक को ही मिलेगा। सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी जी, कुछ भी हो जाए। अगर काम करवाना है तो बीजेपी को जितवाना पड़ेगा। क्यों नहीं तो जैसे डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत नहीं बनेगी। आजाद ने कहा कि इलेक्शन में तमाम जमातें जो दावा कर रही हैं वो खोखले हैं। आजाद ने कहा कि इनकी तबीयत नासाज थी और वो इन इंतखाबात में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। आजाद ने कहा कि इनकी पार्टी के बीच से 22 नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह अच्छी बात है कि इनको जमानत मिल गई और अगर कोई बेकसूर है तो उसे भी जमानत मिलनी चाहिए। जोश से हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और जिस जोश से हमने पार्टी बनाई थी उसमें दिक्कत आई। बदकिस्मती से महीना 25 दिन पहले मुझे दिल की तकलीफ हुई और मुझे दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ा और कुछ खामियां पाई गई, उनके लिए मैं अभी दवाई खाता हूं। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दोबारा दी है। लेकिन जब मुझे वो दिल की तकलीफ हुई थी तो मैंने खुद अनाउंस करवाया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, कैंपेन भी नहीं कर पाऊंगा और फाइनेंशियली मदद भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जोड़ ही नहीं पाऊंगा रिसोर्सेज। तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया, इसकी वजह से कमी हुई। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग गए दूसरी पार्टियों में जो ज़्यादा एम्बिशियस थे।
लेकिन मैं उन 20-22 नौजवानों को बधाई देता हूं, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर या डोडा के 1-2 हों, कि उन्होंने कहा नहीं, आप बीमार भी हैं लेकिन आपके नाम को हमने और आपके काम को हमने जिंदा रखना है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मैं देखा जब वापस आ गया तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर किसी पैसे के। फ्लैग वगैरह उन्होंने कुछ बनाए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब 2-4 जगह में ही जा पाया हूँ, जहाँ हर जगह तो नहीं जा पाया हूँ। तो उनके उस जोश के लिए मैं आया हूँ, उस जज्बे के लिए आया। लेकिन कौन हुकूमत बनाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, कभी आज तक जम्मू कश्मीर की तारीख में 10 साल के बाद इलेक्शन नहीं। इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ, हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई, बेकारी बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई, लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं और उनके माँ बाप ने उन्होंने पढ़ाया था मजदूरों, किसी बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, गरीब किसान के हैं, गरीब मजदूर के बच्चे हैं, देहातों में शहरों में रहने वाले जिनके पास कोई जरिया नहीं है आमदनी का। उन्होंने बच्चे पढ़ाए कि नौकरी लगेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय वो बूढ़े कंधों पर बच्चियां बोझ बन गई। इसलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि वो नौजवानों की बका और बहबूदी के लिए काम करेंगे, जबकि किसानों और खवातीन के लिए भी नए मौके और वसाइल पैदा किए जाएंगे। कुलगाम में उन्होंने पार्टी वर्करों से खिताब किया और कहा कि आने वाले वक्त में नौजवानों को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने सीपीआईएम को वोट देने की लोगों से अपील की। मैसेज है यहाँ की तरफ से, पूरे कश्मीर की आवाज है कि यहाँ का नौजवान जेलों में सड़ना नहीं चाहता है और ये इनकी अपील भी है, मांग भी है। हमें एफआईआर नहीं चाहिए, हमें अब रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए जीने के लिए। यहाँ की मैसेज ये भी है सरकार को, ये कारवान आगे बढ़ेगा। अब किसी शक्ल में भी कुलगाम आए, हमारे हौसले को तोड़ने के लिए कभी एक चेहरा कभी दूसरा चेहरा, लेकिन हमारी नजर तेज है, अंदर क्या है हमने आपको पहचाना है और आज भी पहचान रहे हैं। आवाज है हमारी, जम्मू कश्मीर में अमन हो, लेकिन इज्जत से जीने का अधिकार भी मिले हमारे साथियों को, हमारे राइटर्स को, हमारे लोगों को, हमारे बिजनेस वालों को। और फिर कुलगाम के बारे में मेरी ये मैसेज है, कुलगाम ने तरक्की की है लेकिन हमें और करना है, टूरिज्म को डेवलप करना है इस जिले में, और इसके अलावा यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमें उम्मीद है 18 तारीख बड़ी खबर लेकर आएगा, खुशी की खबर लाएगा, ये हमें तवक्को है, ये हमें उम्मीद है। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसों से जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही है। उन्होंने रियासत का दर्जा देने के वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सवाल किया कि उन्होंने इसे खत्म क्यों किया। सोलंकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और कोई भी सरहद महफूज नहीं है। सोलंकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बातें की और कहा कि वो रिजर्वेशन को हटा देंगे। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने आइन में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात की थी। चुनाव चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, एनसी के अलावा की पार्टी, कांग्रेस के अलावा की पार्टियां, ये पार्टियां एनसी और कांग्रेस के सामने लड़ रही। तो हमारी ये दो पार्टियां मिलके, हमारी गुजारिश प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर की जनता सब मिलके इस बार जम्मू कश्मीर के हमारे नुमाइंदे, कांग्रेस के एनसी के नुमाइंदे को ही चुन के भेजेगी और इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। और आने वाले समय में मीडिया भी हमारा साथ देगा, रुझान भी आपको पता चलता है, लगता है सर्वे भी आ रहे हैं, वो आप जानते हैं
कि इस बार जम्मू कश्मीर में शांति होगी और खुशहाली होगी, नॉर्मलिटी लाएंगे, स्टेटहुड आएगा और स्टेटहुड लाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में चारों राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी और उसके बाद केंद्र की जो सरकार है, वैसे भी वो क्या कहते किस पर खड़ी है, वो बैसाखी पर खड़ी है और बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार ज़्यादा टिक पाएगी कि नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी बदलेगी और आप सब से मिल के हम लोग आने वाले समय में आपके द्वारा कांग्रेस को मजबूत कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पीओजेके के रेफ्यूजीज़ के लिए पैकेज रखा था, वो पैकेज को हम मानते हैं और कायम रखेंगे और उस पैकेज को भी हम कार्यान्वित करेंगे हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और इसको आगे ले जाएंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तराल में अपने उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह की हिमायत में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे मीर, कन्हैया कुमार, बीवी श्रीनिवास, हसनैन मसूदी, एनसी अकलीती सेल के जगदीश सिंह आज़ाद और नामजद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चन्नी के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की और कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को एक रियासत से हटाकर यूटी में तब्दील करके जो गलती की है, लोग इसको नहीं बख्शेंगे। पीडीपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने बताया कि इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए हमवार करने में मदद की। में एक चन्नी है कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था कि किसी राज्य को, किसी रियासत को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई गई, तो ये ब्लंडर उन्होंने क्यों किया? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि लाखों पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों खाली हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यहाँ के पत्रकार, नौजवान, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उनको पकड़ करके जेल में क्यों बंद रखा, क्यों जो है लोगों को घरों में नज़र बंद करके रखा। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ करके जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक बाइकाट करने की बात करते हैं, कहते हैं कि सड़कें बंद कर दो ताकि वहाँ की सेब ना आ सके और वहाँ के लोगों को आर्थिक नुकसान हो। तो वो किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी उन्होंने क्या किया है? जम्मू कश्मीर को, एक राज्य को जिसका अपना एक इतिहास है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उसको एक म्यूनसिपलिटी बना दिया है। जितना दिल्ली म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, जितना मुंबई की म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, उससे भी कम अधिकार जो है यहाँ की सरकार। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम का डोडा में मुनक्किदा जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उन्होंने कहा कि जितने लोग अंदर थे, इससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर थे। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर आइन और रिजर्वेशन के बारे में मनफी तशरीह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। हम सिर्फ एक ही पार्टी है, हमारा एक ही सरकार है। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाला सरकार है। हम टेररिज्म को भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के छोड़कर जो जितने भी भारत के अंदर अलग अलग जगह आतंकवाद का गतिविधि होता था, पाकिस्तान का गतिविधि होता था, हम कुचल के रख दिया है। आज देश में किधर भी आतंकवाद का गतिविधि आपको दिखते भी नहीं। वो प्रयास कर रहे चुनाव के संबंधित जो उनको डिस्टर्बेंस करने के लिए, जो पाकिस्तान का ISI का, पाकिस्तान का आतंकवादी घुसपैठ करा कर प्रयास करे। हमारा सेना फ्रीडम है, सेना को हम कोई पाबंदी नहीं रखे हैं। उनको टेररिज्म से लड़ने के लिए पूरा हम छूट दिया है। हमारा सेना और टेररिज्म से लड़ रही है। बिल्कुल हमारे को पूरा विश्वास है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले आखिरी श्वास पे आज भारत का टेररिज्म पाकिस्तान प्रयास करे। जो वो श्वास आकर का जो श्वास है वो भी खत्म होगा जल्दी। हमारे को पूरा विश्वास है। हम टेररिज्म के विषय पर हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत सरकार अपनाते हुए आगे बढ़ते। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राजौरी जिले के सिरानू इलाके में राजौरी असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत के लिए इंतखाबी रैली से खिताब किया।
इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों से खिताब करते हुए तरुण चुग ने मरकजी हुकूमत के तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। न्यूज़ 18 से बात करते हुए तरुण चुग ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि माजी में एनसी और पीडीपी ने बाइकॉट की बुनियाद पर इलेक्शन जीते, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर में भारी पोलिंग देख रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला दहशतगर्दों के लिए कालीन बिछाते थे और इन्हें बिरयानी खिलाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस है और जम्मू कश्मीर में अमन है। मैं चाहता हूं, कभी उनके जलसे में इतने लोग आते थे, तब वो बाइकाट के आधार पर चुनाव जीतते थे। आज वही बाइकाट की जगह भारी पोलिंग हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी के विकास व विश्वास की जीत। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, आप तो यासीन मलिक को रेड कारपेट बिछाते थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, और आज नरेंद्र मोदी के शासन में जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म है और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति। अलगाववादियों की भाषा अब जम्मू कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। एनसी का मैनिफेस्टो तो ऐसे लग रहा है कि इसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी है। मुफ्ती ने कहा है कि उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी क्योंकि नेतृत्व का रोल है वो अदा करेंगे। सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जनता इन चारों को नकारेगी। उधर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि इंजीनियर रशीद ये भूल गए हैं कि वो अबूरी जमानत पर जेल से बाहर हैं और जो उन्होंने किया है इसकी सजा उन्हें कानून जरूर देगा। कौल ने इंजीनियर रशीद की जानिब से बीजेपी और वजीर आजम के खिलाफ हालिया बयानात के तनाजुर में इन बातों का इजहार अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी जिम्मेदारान की एक मीटिंग में शिरकत के बाद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने उम्मीदवारों के दम पर इंतखाब लड़ रही है और जनूबी कश्मीर से इस बार कमल खिलेगा। ये बीजेपी की कामयाबी है, ये अच्छी बात है कि किसको भी टैग करें, लेकिन ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई टैग करे उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट है और उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है और तैयारी कर रही है। कहेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। NIT 86 से विधायक थे, उनका जैसा हाल होगा वैसे ही हाल होगा। भाई माहौल क्या चल रहा है? हमारे यहाँ माहौल लखन कुमार सिंगला का चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि काफी वोट मिलने की इससे उम्मीद है। शास्त्री कॉलोनी से, और ये तुम्हारा नाम क्या, ये कॉलोनी जो है। और बोलिए, सामने भी तो विपुल गोयल है, कैबिनेट मंत्री, उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा? विपुल गोयल का भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों नेता बहुत बढ़िया है। हाँ, दोनों नेता बढ़िया, लोकल है, दोनों को जानते हैं जड़पुर से एकदम। हाँ, हमारे लिए तो दोनों में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। काम के हिसाब से देखा जाए, काम के मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं रहा। टिकट बदल दी है। टिकट बदलने से कुछ नहीं होता, पार्टी होनी चाहिए थी। फेस वैल्यू चुनाव नहीं है, यहाँ पार्टी चुनाव है। वैसे बीजेपी की अगर बात करी जाए तो पिछले 5 साल का कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? कितना ठीक रहा? बिल्कुल बेकार कार्यकाल रहा। तो ये जो गोयल साहब को इतनी मतलब वोट मिलने की उम्मीद है, इसीलिए कि पिछली बार जो थे नरेंद्र भाई साहिब कौन थे जो MLA, चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और पार्टी उम्मीदवार बराए अनंतनाग डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में इस बार पीडीपी अपने बेस को मुस्तहकम बनाने में कामयाब होगी और अनंतनाग की तामीर और तरक्की को लेकर इनके पास एक वाज़ेह प्रोग्राम है। अनंतनाग में पार्टी रोड शोज और डोर टू डोर मुहिम के दौरान डॉक्टर बेग ने लोगों से इनके हक में वोट देने की तलकीन की। मुझे उम्मीद है एक बार फिर साउथ कश्मीर से ही पीडीपी के हक में लहर चलेगी
जो लहर फिर श्रीनगर और बारामूला। अनंतनाग के लिए क्या प्रपोजल है आपका? अगर आप इस बार असेंबली में जाते हैं, असेंबली ज्वाइन करते हैं, तो क्या प्रपोजल रहेगा? देखिए, 2-3 बातें इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक इस्लामाबाद ये नर्व सेंटर है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि फारूक साहब की पार्टी को कांग्रेस के हवाले करना चाहिए था, क्योंकि फारूक साहब के वालिद साहब ने, शेख साहब ने इनको गंदी नाले के कीड़े कहा था। अब शायद बीजेपी से मशीन ली है वो साफ करने की, तो वो साफ हो गए। मेरे हिसाब से नर्व सेंटर जो दिल है पूरा ज़िला इस्लामाबाद, ज़िला अनंतनाग का, पुराने ज़िला इस्लामाबाद और ज़िला अनंतनाग को, उसको कांग्रेस के हवाले नहीं करना चाहिए था, खुद लड़ना चाहिए था, दिल से खुद लड़ना चाहिए था। खैर उन्होंने नहीं किया। एक तो अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है मैं बताऊंगा आपको। मसलन फ्लाईओवर्स चाहिए, बहुत कंजेशन है टाउन में। फ्लाईओवर्स तो हो सकते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एज का मैंने लिमिट कम कर दिया और जनरलाइज कर दिया, और जो गवर्नमेंट में वैकेंसीज थे उनको फिलअप किया, जॉब्स मिले। जिनको नहीं भी मिले, अगर आप अनंतनाग भी देखेंगे, पूरे टाउन में देखेंगे, कई जगहों पे चूंकि उनके पास स्किल्स थे, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग दे चुके थे, उन्होंने अपना रोजगार खुद चलाया, एक शॉप खोल के खुद मेडिकल असिस्टेंट बने। तो इसी तरह कुछ स्कीमें देखनी पड़ेंगी जिससे ये बेकारी, बेरोजगारी किसी हद तक। उधर अनंतनाग से आज़ाद उम्मीदवार पीर मंसूर हुसैन का कहना है कि लोगों की जानिब से इस बार असेंबली मेंबरान के इंतखाबात के लिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिए जाने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों का सरकार बनाने में अहम किरदार होगा। अनंतनाग में रोड शोज और मीटिंगों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो असेंबली के लिए मुंतखब होते हैं तो वो किसी भी सूरत में बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अनंतनाग तो हम सबका दिल है, इस दिल को बहुत जख्म आए हुए हैं। इनको कभी आज तक एमएलए नहीं मिला। मैं एक एमएलए के तौर पर इनकी खिदमत करूंगा, जैसे मैंने शांगा साल का इंतखाब की। इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, उन्होंने डिप्टी सीएम बनाए, मगर इनको मिला कभी कुछ नहीं। आज ये ढूंढ रहे हैं हम कैसे एक एमएलए बनाए। आज मैं उनको दावत देता हूँ, आइए मेरे साथ मिलके इंशाल्लाह नया अनंतनाग तामीर करेंगे। आपने देखा जो भी हैं यहाँ दावेदार, वो मांगते हैं, एक श्रीनगर का है, एक अनंतनाग वेस्ट का है, एक डूरू का है। कैसे नुमाइंदगी करेंगे? ये बड़ी बाज़मीर और जहस कौम है अनंतनाग की, जो बीजेपी के और उसके एलाइज जो इतिहाद इस साइड बनेगा भी उसका हिस्सा बनूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने गांधरबल के बागकोरा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने गांधरबल में एनसी के नायब सदर और गांधरबल हल्के के उम्मीदवार उमर अब्दुल्लाह के लिए 2 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने गांधरबल में अवामी इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने बागकोरा तुलामुला में अवामी इज्तिमात से खिताब किया और बारूसा में इख्तिताम पसीर हुआ। कांग्रेस की जानिब से वादी मड़वा वाड़वड़ में स्टार कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी ने इंडिया अलायंस उम्मीदवार शेख जफरुल्लाह के हक में आस्ताने गाम मरवाड़ में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए हल्का इंतखाब इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह के हक में आवाम से वोट मांगा। बड़ी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन ने शिरकत की और शेख जफरुल्लाह के हक में नारेबाजी की। इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाम से गुजारिश की कि आने वाले 18 सितंबर को वो अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर जाकर हाथ के चुनाव निशान पर शेख जफरुल्लाह को अपना एतमाद देकर रुकने असेंबली बनाकर भेजें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इनकी नुमाइंदगी इमरान प्रतापगढ़ी करेगा। बड़ी तादाद में अवाम आई है और जम्मू कश्मीर को लेकर के बाहर जो हवा बनाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस ने एक नौजवान नस्ल के हमारे भाई को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया, शेख जफरुल्लाह को। हम उनके लिए अपील करने आए हैं और आज जितनी बड़ी तादाद में यहाँ नई नस्ल आई हुई है वो बता रही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कोई भी यहाँ पे टक्कर में नहीं है, एक तरफा शेख जफरुल्लाह चुनाव जीत। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से चरार शरीफ हल्का असेंबली के कनीधजन और बजगू नलनाग इलाके में अवामी जलसे मुनक्किद हुए। पार्टी उम्मीदवार और चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने अवाम से खिताब किया। रैलियों में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हकीम यासीन ने कहा कि चरार शरीफ असेंबली के लोगों के साथ तामीर और तरक्की के हवाले से इस्तेहसाल हुआ है और वो अब बदलाव चाहते हैं। से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जुल्म जबर जो ये बयान कर रहे हैं
और जो आप बजाज खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ के लोगों की हालत और यहाँ की बेरोजगारी का मामला, ये ग्यूसबर्ग का मसला या नीलनाग और बरगा का मसला, अगर उन्होंने इसकी तरफ ही तवज्जो दी होती, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की और यहाँ के जवानों की, यहाँ के गरीबों की तकदीर बदल हुई होती। मगर बदकिस्मती से उन चीज़ों की तवज्जो तरफ नहीं दी गई, इसलिए लोग ज़्यादा भी नालायक हैं, क्योंकि हर एक को नौकरी नहीं दे सकते हैं हम। अगर इन्हीं चीज़ों को हम आगे ले जाते, इन पर हम तरक्की के राह पर लाते, काम करवाते, तो मुझे लगता है कि इस इलाके का नक्शा ही बदलिया हुआ होता। अब पूरी उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ, जिस शिद्दत के साथ लोग अपने जोश का इजहार कर रहे हैं, तो अब इनको इस इजहार का 25 सितंबर को करना चाहिए, तब ही इनका तकदीर बदल सकता है। पीडीपी के गुलमर्ग से उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। बड़ी तादाद में लोग इनकी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार वो एक ईमानदार और अवाम दोस्त लीडर चाहते हैं। शब्बीर अहमद मीर ने कहा कि इनकी तमन्ना है कि वो गुलमर्ग की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल दे सकें। शब्बीर मीर ने लोगों से अपील की कि वो इन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गनाई ने पामपुर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो और घर घर मुहिम चलाई। गनाई ने मकामी लोगों से मुलाकात की और इलाके के लिए अपने मंसूबों को उजागर किया। रोड शो में लोगों ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने मकामी मसाइल के हल और आने वाले इंतखाबात में अवामी मफादात की नुमाइंदगी करने के अज़्म का इजहार किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम अगर करवाऊंगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा, क्योंकि मैं मिडल मैन नहीं रखना चाहता। ये मेरी सोच है, बाकी लोगों की सोच क्या होगी मुझे पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर को क्या क्या देने वाली है और क्या देना चाहती है, मगर बदकिस्मती हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं और उनको जगा रहे हैं, नींद से जगा रहे हैं कि अभी सही रास्ता है हमारे लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के कश्मीर के यूथ को इस बार मौका दिया है आगे आने के लिए। इंशाल्लाह हम आगे आएंगे इंशाल्लाह। हमारा एक मकसद है कि जो खानदानी राज यहाँ पे किया गया कश्मीर में, चाहे 60 साल 70 साल, हम वो करने नहीं देंगे। इस बार यूथ आगे आ रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट उठे या किसी भी तरीके से उठे, यूथ आगे आ रहा है अपना रोजगार बनाने के लिए, अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले जो हमारे हक छीने गए यहाँ से, जो इनकी वजह से छीने गए। उधर बिरवा से इलेक्शन लड़ रहे सरजान बरकाती की बेटी इंतखाबी तशहीरी मुहिम जारी रखे हुई हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाई। कान्हामा मागाम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के इल्जामात को मुस्तरद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती ने कहा कि वो इलेक्शन इसलिए लड़ रही ताकि वो तमाम कैदियों को रिहा करवाएं। की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं था, मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती थी लेकिन मुझे इतनी भी उम्मीदें नहीं थी कि यहाँ का हर एक नौजवान, हर एक बूढ़ा बुजुर्ग, हर एक माँ बहन मेरा साथ देगी। लेकिन अगर मैं बात इस वक्त करूँगी तो मुझे लगता है पूरा बीरवा मेरे साथ है। मुझे लगता है यहाँ की माएँ बहनें मेरे साथ हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उधर एनसी मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला ने बिजबेहड़ा असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर बशीर वीरी के कई रोड शो में शिरकत की। आगा ने कहा कि लोगों को सही और गलत का फैसला करना है और इन्हें यकीन है कि जनूबी कश्मीर इस बार एनसी के हक में जाएगा। डॉक्टर बशीर वीरी ने कहा कि वो पीडीपी की अपनी हरीफ उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को शिकस्त देकर इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपने लोगों का, जिन्होंने आज इतना वालेहाना प्यार दिया, मोहब्बत दी। आप देख रहे हैं जोश जज्बा कितना है लोगों में, खासकर जो नौजवान जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो सब के सब जवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आगा रोहुल्ला साहब का इन्होंने इस्तकबाल किया। सुबह 10 बजे हमारी रैली शुरू हुई, जगह जगह लोगों ने इस्तकबाल किया। मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
कुछ भी काम, मतलब ना तो सड़कें ठीक हुई, ना ये सड़कों पे आवारा पशु हैं, ना जल भराव की समस्या सही हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जिसे कहते हैं। अच्छा, तो अब देखो जो जीतता है वो क्या करता है क्या नहीं करता, बाकी इस बार कांटे की टक्कर है। किस तरीके का नेता होना देखो, चाहिए, क्या गुण होने चाहिए नेता? ऐसा सुनो, लखन कुमार सिंगला जी है, वो दबंग नेता है, वो काम करवाते हैं बाजार के अंदर, कम्प्लेक्स आती है, ये आती है, वो आती है, तो सर 2 मिनट भक्के आते हैं फोन करते ही, ठीक है जी। एसडीएम वगैरह आते हैं, नए नए आते हैं, ये तोड़ फड़ियाँ करते हैं, कुछ करते हैं, इसलिए भक्के 2 मिनट को ही आते हैं लखन कुमार सिंगला जी, ठीक है जी। और उनको जीतना चाहिए और पब्लिक को साथ देना चाहिए। सालों से बीजेपी की सरकार थी, उनके कार्यकाल को देखो तो किस तरीके से खुश हो या नहीं, कोई कमी नहीं थी जी, बहुत बढ़िया था काम उनका, हाँ अच्छा काम था उनका। अच्छा, इस बार टिकट बदली है तो उससे कितना कुछ चेंज हुआ है या क्या? नहीं, माहौल आपके जाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गिला करते हुए कहा कि वो जमात के साथ बराबर मुंसलिक हैं। इनके वर्कर कश्मीर के मुतादिद असेंबली हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सख्त नाराज हैं। आगा ने कहा कि इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुकात सियासत से बढ़कर घरेलू रहे हैं, लेकिन पार्टी ने जो मैंडेट का फैसला बडगाम में किया, इसमें कम से कम इनसे बात करनी चाहिए थी। आप जाहिर हैं एक अरसे दराज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहे हैं, आपके ख़ानदानी ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं, तो जिस तरह से हाल ही में मैंडेट को लेकर के एक इशू खड़ा हो गया, उस हवाले से आपकी जानिब से अभी तक वाज़ह कोई जो है जवाब नहीं आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें वाज़ह जवाब की कोई ऐसी बात नहीं है। ये सही बात है कि मतलब जो मैंडेट करने में जो हुआ है उससे तो लोगों के सेंटिमेंट मजरू हो गए, उस पर दो राय है नहीं, क्योंकि मैं वाबस्ता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नॉट अलोन। मेरे 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो वोट का एक बैंक है वो तो है, वो ये तो फितरत है इंसान की, वो उनका सेंटिमेंट मजरू हुआ है, उस पर दो राय नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किन हालात बाकी मैंडेट तो तंजीम का फैसला था, बडगाम उमर साहब को भेजना है, उस पर कोई दो राय नहीं हो सकते है ना। नाराज हैं आप? लीडर ही हो, लीडर। नाराज मत समझिए, मैं तंजीम का आदमी हूँ, मैं तंजीम के साथ हूँ, नाराज कहाँ हूँ मैं? नाराज हूँ नहीं, जो तासुर पे दूसरी जमातों की जानिब से दिया जा रहा है कि आप पार्टी के खिलाफ हैं, आपका वोट पार्टी के देखिए, मुसीबत ये है ना कि मतलब लोगों को खिलाफ तवक्का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हमारे साथ मतलब अगर आप ये कहेंगे, क्राइटेरिया आप लगाएंगे कि मतलब जिसके साथ वोट होगा उसी को मैंडेट मिलेगा, जिनको मेरे बगैर मैंडेट मिलना चाहे उनके पास उतना वोट है, मतलब बात तो ये है ना, ये तो तंजीम का वोट होता है। हाँ, मेरा एक है कि मेरा एक ये चीज़ है कि मेरे पास एक वोट अलग है तंजीम से बाहर, तो जो मैटर करता है आजकल के हालात में जो आप देख रहे हैं यहाँ की सियासत में, एजेंसीज आजकल यहाँ पे पॉलिटिक्स चला रहे हैं, उसमें हर एक वोट का वैल्यू है कि वोट का कीमत। ये लोगों को अफसोस है कि मतलब इसको नज़र में रख के फैसला क्यों नहीं किया गया, ये तो है। तो आपका अगला लाहेअमल क्या रहेगा? जाहिर है आप लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बैनर हमें दिखा नहीं मतलब ये तो वो ये नहीं था कि मतलब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये जलसा था, ये इनकी अपनी पार्टी है, वो जाती है, उस वजह से हम यहाँ आए थे। अगर अब हम इसको पॉलिटिकल भी शो करते, पहले 15 दिन पर 48 आवर से पहले तो उनसे परमिशन लेना था, तो लिहाजा ये हमारा अपना ही था, इसलिए इसमें बैनर नहीं था। बाकी वो नहीं है कि मतलब हम बैनर नहीं रख सकते थे, लेकिन वजह ये अपनी हमें वर्कर्स मीटिंग थी यहाँ पे, वो जलसा भी नहीं था और बड़े पैमाने पे इनसे बात करनी थी, यही कि आप मुंतशिर मत हो जाए, क्योंकि इनका वो जो सेंटिमेंट मजरू हुआ है इसको थोड़ा बहुत ही कि तो कब ये आपकी जान से फैसला आएगा? जाहिर है फैसला तो है, फैसला आएगा, वो आपने समझ दिया होगा, वैसी भाई बात नहीं है, प्रेस वाले तो खुद समझते हैं क्या बात है। फैसला आएगा इंशाल्लाह, कल तक देखेंगे क्या होगा, तो क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी कल तक इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत आपके घर आई थी? हाँ, फारूक साहब मेरे घर आए थे, उसमें दो राय नहीं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात रहे हैं ना। ये क्यों हुआ इसका मुझे फिर भी अफसोस लगता है, हुआ क्यों? ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो हमारे ताल्लुकात हुआ उसमें 77 से लेकर समझते हैं इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुतअद्दिद कॉन्स्टिट्यूंसी में असरात पड़ेंगे? डेफिनेटली पड़ेंगे। जो आज का अब देखते हैं, जो आज मैंने कहा अभी भी, आज एजेंसीज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज इससे असर पड़ेगा। मान लो मेरे बटन में 6000 वोट है, 6000 मीन्स आजकल के इस इलेक्शन में, उसके बडगाम में 10-15 हज़ार है, तो 10-15 मीन्स वोट, तो उससे असर पड़ेगा डेफिनेटली।
और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वाली ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम शुरू की। उन्होंने घर घर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पहुंचाया। इस दौरान लोगों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। नासिर असलम वाली ने कहा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद अब लोगों में इनके हक में जोश व जज्बा खत्म हो चुका है। देखिए, जब लोगों से जितना ज्यादा कनेक्ट होगा उतना उनकी जो मुश्किलात का अंदाजा हो जाता है। और आज मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ, और क्योंकि वोट मांगना मेरा फर्ज है और इन तक मुझे पहुँचना, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी। और उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि मैं इलाके में जाके लोगों से मिलूँ। कहीं कहीं डोर टू डोर जाते हैं, कहीं हम नुक्कड़ पे बैठ के लोगों से मुलाकात करते हैं। और आजकल जैसे आपने देखा काम का बहुत प्रेशर है, लोग जमींदारी में मसरूफ है, तो जलसा करना, इस वक्त बड़ी मीटिंगें करना, ये उनको भी मुश्किल में डालने के बराबर होगा। तो हम चाहते हैं कि हम ही उनके पास पहुंचे, इससे कि उनको वहां से निकाल के लाएं। उधर डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भलीसा डोडा में 3 जगहों पर मेगा अवामी रैलियों का इनेकाद किया। आज़ाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जो डोडा आए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई वज़ीर आज़म यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने ही इनको यहाँ लाया था। आज़ाद ने कहा कि एम्स, कॉलेज, अस्पताल, स्कूल जो उन्होंने बनाए हैं, न कि बीजेपी हुकूमत ने, जैसा कि वज़ीर आज़म ने डोडा रैली में दावा किया। आज़ाद ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। स्टेट वाला दे, नेशनल पार्टी वाला दे या रीजनल पार्टी वाला, खोखले नारों की जो उम्र होती है 15 दिन कैंपेन के दौरान होती है। यहाँ की डेवलपमेंट की चाहिए। हमारा स्टेट का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है बेकारी और बेरोजगारी। लाखों लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता। हमारे अस्पताल जो मैंने ही सैकड़ों अस्पताल बनाए, उनमें डॉक्टर मेरे वक्त में पूरे थे, लेकिन अब 17 साल बाद कई डॉक्टर, हजारों डॉक्टर बढ़ गए तादाद, लेकिन आज डॉक्टर नहीं है। हजारों मैंने स्कूल दिए, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक और डिग्री कॉलेज तक, तब पूरे टीचर थे, आज चौथा हिस्सा भी टीचर नहीं है। उसकी जरूरत है। सड़कें मैंने ही बनाई थी, मेरे ख्याल कोई इस स्टेट में, चाहे कश्मीर का सूबा हो या जम्मू सूबा हो, कोई गांव, कोई पहाड़ नहीं है जहां सड़क पहुंचाई, लेकिन उनको ब्लैक टॉप करने की जरूरत है। ये मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे। उधर गोशन दराज का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। लद्दाख यूटी से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। गोशन के लोग भी बहुत मेहमान नवाज माने जाते हैं। महकमे रूरल डेवलपमेंट दराज की तरफ से यहाँ एक रोज़ा सफाई मुहिम चलाई गई। सैकड़ों खवातीन ने मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर महकमे के ओहदेदार भी मौजूद रहे। ngata sabling di chief la ngata jama sosin ngata safai awayani fila jama sosin barai meherbani ngati strang saksa bajak ngati yurba ngati dio chu na ngati qasam thul ek to hajiz mangwa fandu upar se ngata beburur aswer safai thuni ma zaruri bil। ये पंडाल शिव दुर्गा भैरव मंदिर पुंछ में गणेश उत्सव के मौके पर यज्ञ और भंडारे का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता सालों की तरह गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी गणेश उत्सव के मौके पर पुंछ नगर के सबसे कदीम गणपति पंडाल शिव दुर्गा भैरव मंदिर में पावर हाउस में एक बहुत बड़ा यज्ञ और भंडारा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद भंडारे में प्रसाद लिया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सरबराह चमन लाल शर्मा ने यज्ञ और भंडारे के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से गणपति विसर्जन जुलूस में शिरकत की अपील की, जो मंगल को दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी। उत्सव के सिलसिले में जो हमारी गणेश भगवान की मूर्ति है, उसको विसर्जन के लिए यहाँ से तकरीबन 3 बजे सारे मोहल्ला निवासी और नगर निवासी जो है वो जल प्रवाह करने के लिए उलुस्त नदी में ले जाएंगे। तो मेरा ये आप सभी से एक विनती है, आग्रह है कि आप सभी समय पर पहुंच के 3 बजे यहाँ से हमारा ये मूर्ति का विसर्जन का प्रस्थान होगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इसमें भी आप बढ़ चढ़कर भाग लें और पुण्य के भागी बनें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ ने बस स्टैंड मेंढर में वोटरों की तालीम और इंतखाबी शिरकत के लिए एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया। जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एक शानदार सकाफती शो यहाँ पर पेश किया गया।
हमारे बस स्टैंड मेंढर में 90 कंस्टिट्यूंसी असेंबली हल्का मेंढर में नेटरिंग टीम जो है वो यहाँ जम्मू से पहुँची है, जिसने अपने एक मुनफरिद अंदाज में वोटर्स को पूरी अवेयरनेस दी है कि एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अपना हिस्सा डालने के लिए उठ खड़े हो जाएं और हर घर से हर फर्द जो है वो जो एलिजिबल वोटर है वो निकले और अपना वोट कास्ट करे। इस टीम ने एक ज़बरदस्त अंदाज में गफलत में डूबे लोगों को जगाने की कोशिश की है, एक नराले अंदाज के साथ एक मिसाल पेश की है कि कोई भी हिंदुस्तान का शहरी जो एलिजिबल वोटर है वो इस प्रोग्राम में, इस इंतखाबात में 25 सितंबर को निकल के अपना वोट डालकर जमहूरियत का हिस्सा बने और इसकी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना रोल अदा करें। टनमर्ग ग्राउंड में अल्पाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। टूर्नामेंट में वादी के 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच नाराबल की टीम ने जीत लिया। इस फाइनल मैच के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग से उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने भी शिरकत की। बड़ी तादाद में शायकीन मैच देखने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पे 32 टीम्स ने हिस्सा लिया था, उसमें से जो लास्ट में 2 टीमें जिनने फाइनल आज खेला, वन वाज नारबल एंड अनदर वाज कुंजर। इट वाज अ ब्रिलियंट, डेफिनेटली अ ब्रिलियंट मैच विच हैज़ कम टू एन एंड। स्पोर्ट्स के लिहाज से ये जो चीज़ें हैं ये कंसिस्टेंटली इन लोगों को, हमारे जो यूथ है उन नौजवानों को इस जो मिनेक चल रहा है, ड्रग का मिनेक, उससे अलग कर रहा है और उससे दूर कर रहा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हार जीत तो जब आप खेले जाओगे तो हारना जितना ही है, ये तो एक टीम तो हारेगी। तो आज हमारा जो लक था वो फेवर नहीं कर रहा था और जो हमारी टीम थी आज हमने मतलब प्लेयर्स जो फील्डिंग थी वो हमारी थोड़ी बहुत वीक रही। हमने तकरीबन 10-12 कैच ड्रॉप किए, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। वी वुड हैव रेस्ट्रिक्टेड देम बियॉन्ड 200-150, बट इट वाज वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट फॉर अस दैट आवर प्लेयर्स कुड नॉट गिव देयर बेस्ट ड्यूरिंग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार बराए पहलगाम रफ़ी अहमद मीर का कहना है कि पहलगाम के लोग सियासी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं और वो बतौर असेंबली मेंबर इस इस्तेहसाल को खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पहलगाम के कैंडिडेट जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, रफ़ी अहमद मीर साहब अभी रोड शो के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके साथ इनके सपोर्टर्स हैं और गोरसी साहब भी इनके साथ है और इनके फर्जंद इमाद मीर साहब भी इनके साथ है। रफ़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल दिन तशहीर के लिए बचा है, तो किस तरह की तैयारियां? तैयारी मुकम्मल है। हमने पहलगाम और पहलगाम को लेकर ही पहलगाम का एजेंडा बनाया। पहलगाम को जम्मू कश्मीर का ताज बनाना चाहते हैं। पहलगाम में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना चाहते हैं और आज की बार स्पेशली हमने नौजवानों को अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश की। अपनी कोताहियाँ कमज़ोरियाँ नज़र रखकर लोगों को ये गुजारिश की कि आगे चलिए और पहलगाम को तामीर नौ में हमारी मदद कीजिए। हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से है जो भले ही मशहूर बहुत है लेकिन हमारे मसाइल भी गुनागू हैं। नौजवानों के मसाइल हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं, न सिर्फ मुलाजमत के लिए बल्कि उनको जो मसाइब और मुश्किलात हैं, कैदोबंद है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहलगाम को पीढ़ी के लेकर जो मसाइल हैं उनको एड्रेस। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।